आपका घर सिर्फ दिखने में साफ़ सुथरा लगता है या वाकई में भी साफ़ सुथरा है? आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे स्मार्ट रूल्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप बहुत इजी पीजी तरीके से अपने घर की सफाई बहुत ही कम वक्त में कर सकते हैं। करना कैसे है, आइए चले मैं बताती हूँ। अच्छा, तो मेरी सबसे पहली टिप ये है कि आप जब भी अपने घर के लिए फ़र्नीचर ख़रीदें, चाहे वो सोफ़े हों, चाहे वो कुर्सियाँ हों या चाहे वो बेड्स हों, तो आपने इस तरह के सोफ़े और बेड्स ख़रीदने हैं जो ज़मीन के लेवल से थोड़ा-सा ऊपर हों, ताकि आपका झाड़ू डेली वहाँ पर जा सके और डेली बेसिस पर आप अपने सोफ़े के नीचे, अपने बेड के नीचे आराम से सफाई करा सकें। मेरी दूसरी टिप ये है कि जिस भी रूम की आपने सफाई करनी है, सबसे पहले वहाँ के कर्टन हटा दें ताकि लाइट अंदर आ सके, और उसके बाद वहाँ की विंडो फौरी तौर पर खोल दें ताकि जब आप वहाँ पर ब्रूमिंग करें या आप डस्टिंग करें तो जो मिट्टी के जो ज़रात हैं ना, वो कमरे में ही उड़कर वापस आपके फर्नीचर और आपके फ्लोर पर ना बैठें, बल्कि विंडो के ज़रिए बाहर चले जाएं। तीसरी मेरी टिप यह है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस तरह की एक रफ सी बास्केट आप लेकर रख लें। मैं तो इसको वैसे लॉन्ड्री बास्केट के तौर पर यूज़ करती हूँ। आप किसी भी मकसद के लिए, ये मल्टीपर्पज़ बास्केट होती है, आप इसको टॉय बास्केट या स्टोरेज बास्केट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो घर की सफाई शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि जितना भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, जैसे माशाल्लाह जिन घरों में बच्चे होते हैं तो बच्चे तो टॉयज़ बिखराते ही बिखराते हैं, तो सबसे पहले उन टॉयज़ को इस बास्केट में कलेक्ट कर लें। और इस बास्केट को, जो भी आपने घर में एक स्पेस बना रखी है, तो इस बास्केट को उसकी फ़िक्स जगह पर रख दें। वैसे तो बच्चों को इतनी आदत ज़रूर डालें कि रात को बच्चे खेलने के बाद अपने टॉयज़ खुद ही इस बास्केट में डाल दिया करें। अच्छा, उसके बाद मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप सफाई करने का सोचें तो सबसे पहले आपके लिविंग रूम में जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको समेट लिया करें। रात में ज़ाहिर है हम लोग लिविंग रूम में होते हैं, टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, और लिविंग रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर बंदा फ्रीली बैठता भी है, लेटता भी है, खाना भी खा लेता है। अब जैसे मेरा ये जो लिविंग एरिया है, तो हम लिटरली रात को यहाँ पर लेट कर ही टीवी देखते हैं, इसीलिए हमने उसी हिसाब से अपने सोफ़े बनवाए हुए हैं। तो सबसे पहले सुबह ब्रूमिंग का काम शुरू करने से पहले जितना भी यहाँ पर मेस है उसको सारे को आप समेट लें। जैसे यहाँ पर शूज़ रखे होते हैं तो मैं सबसे पहले तो शूज़ ला कर रखती हूँ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ही ये सारे काम करने हैं। अगर आपके घर में हेल्पर्स हैं तो अपनी हेल्पर्स को भी उसी तरह से ट्रेन करें, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरे घर में हेल्पर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने अपनी हेल्पर्स को भी उसी तरह से ट्रेन किया हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारी हेल्पर्स इस तरह से काम नहीं करती, तो ये एक दिन की बात नहीं होती है, ये ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और ट्रेनिंग देने के लिए सर पर खड़ा होना पड़ता है। मेरी हमेशा से ये आदत है कि मैं जब भी काम करवाती हूँ तो मैं साथ खड़ी होती ही होती हूँ, इसीलिए, और मैं ख़ुद भी पार्टिसिपेट करती हूँ, तो इसीलिए मेरा घर का जो काम है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। अगर आप सारे का सारा काम हेल्पर्स पर छोड़कर और ख़ुद आराम से सोती रहेंगी तो फिर सफाई का काम जो है ना वो इतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप साथ नहीं खड़ी हो सकती तो एटलीस्ट जब आपकी हेल्पर काम ख़त्म कर ले तो जाकर चेक ज़रूर किया करें कि आया जिस तरह का काम आपको चाहिए था वो आपकी हेल्पर ने किया भी है या नहीं किया, ठीक है, इतना ज़रूर कर लिया करें। अपनी मर्ज़ी का काम तभी मिलता है आपको जब आप चेक एंड बैलेंस रखती हैं। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी अपने लिए जब भी मेरी कोई हेल्पर काम छोड़कर जाती है और मुझे कोई नई हेल्पर रखनी होती है तो मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मैं किसी भी हेल्पर को हायर करती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी हेल्पर को मैं अपने घर में रख लूँगी, ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया। इसीलिए जब भी मेरी कोई हेल्पर काम छोड़कर जाती है ना, तो नई हेल्पर को हायर करने में मुझे इतना टाइम इसीलिए लग जाता है कि मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिल रही होती, और मुझे अपना पता है कि जब तक मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हेल्पर नहीं मिलेगी मैं सफाई के काम में सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। अच्छा, मेरे अंदर एक और चीज़ भी है कि जब भी मैं सफाई के लिए किसी हेल्पर को हायर करती हूँ ना, तो मैं उसको 3 दिन देती हूँ। मैं कहती हूँ कि 3 दिन तुम मेरे पास काम करो, तुम देख लो कि मेरा काम कितना है, किस तरीके से तुम्हें काम करना है, और अगर तुम उस तरह का काम कर सकती हो तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर तुम 3 दिन बाद अपने 3 दिन के पैसे मुझसे लेकर और चली जाना। यही मेरा तरीक़ेकार होता है, क्योंकि मैं सफाई के मामले में ना, आप लोग कहेंगे कि पता नहीं मैं अपनी तारीफ़ें कर रही हूँ या पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे, बट सफाई के मामले में ना मैं थोड़ी सी ऐसी ही हूँ। तो इसलिए जब भी कोई हेल्पर काम छोड़कर जाती है तो मुझे नए हेल्पर हायर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसी मुश्किल नहीं होती, चाहे देर से ही सही, लेकिन हेल्पर मिल ज़रूर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि ग्रूमिंग करने से पहले ना सारी चीज़ें समेट लिया करें, तो मैंने अपनी हेल्पर्स को यही कहा हुआ है। अच्छा,
एक और चीज़, जैसे सफाई का काम जब भी आप शुरू करती हैं ना, तो एकदम से सारे घर का काम शुरू ना कर लिया करें। इवन अगर आपने अपनी हेल्पर्स को ट्रेन करना है तो भी आपने यही तरीका अपनाना है कि सबसे पहले उसको एक स्पॉट दें। लाइक अगर जैसे मैं हूँ, मैं अपना सफाई का काम शुरू करवाती हूँ टीवी लाउंज से या मेरे लिविंग रूम से। सबसे पहले मेरा लिविंग रूम साफ़ होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा साफ़ होता है जी डाइनिंग रूम, फिर साफ़ होता है ड्राइंग रूम, और उसके बाद एंड में जो मेरे नीचे वाले 2 बेडरूम्स हैं वो साफ़ होते हैं। एंड आफ्टर दैट फिर हमारी बाहर गैलरीज़ की सफाई होती है। अच्छा, जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है ना, वो मैं डेली साफ़ नहीं करवाती, वो अल्टरनेट डे पर मैं साफ़ करवाती हूँ। और समटाइम्स तो यकीन करें 2-2 3-3 दिन लिटरली हो जाते हैं, समटाइम्स तो 4 दिन भी हो जाते हैं और मैं अपना फर्स्ट फ्लोर साफ़ नहीं करवाती, क्योंकि वो इतना साफ़ सुथरा होता है कि उसमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ती सफाई की। हाँ, नीचे वाला जो मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो यहाँ की फिर मुझे डेली सफाई करानी होती ही होती है, चाहे मेरी मेड्स घर पर हैं, चाहे वो छुट्टी गई हुई हैं। मुझे इससे कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो छुट्टी गई हुई हैं तो फिर मैं खुद भी सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको मेरे लिविंग रूम का जो सोफ़ा है वो काफ़ी हद तक चेंज लग रहा होगा, लगना भी चाहिए क्योंकि मैंने चेंज करवाया है। और इसकी जो सारी डिटेल्स हैं ना, वो आपको मेरे चैनल तरफ खान फैमिली पर इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिल जाएंगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने पोशश का कपड़ा कहाँ से लिया, कितने में लिया, और सोफ़ा जो है वो मैंने कितने में सारा ये रीन्यू करवाया है, तो वो सारी डिटेल्स मैं तरफ खान फैमिली चैनल पर कल अपलोड करूँगी, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। चलें जी, अब मैं आपको एक बहुत ही इजी पीजी सा क्लीनर बनाना सिखाती हूँ। डस्टिंग करते हुए ना हमें एक अच्छा सा क्लीनर चाहिए होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट में 1500-2000 का क्लीनर ख़रीदें, जबकि वही चीज़ हम घर में आराम से बना सकते हैं। अच्छा, ये जो क्लीनर मैं आपको बता रही हूँ ना, इससे आप साफ़ करेंगे जनाब अपने घर की शीशे से बनी हुई चीज़ें, ग्लास से बनी हुई चीज़ें, आई मीन टू से, ठीक है। जैसे हमारी डाइनिंग टेबल होती है, उसका जो टॉप होता है वो ग्लास का बना हुआ होता है, या हमारी जो सेंटर टेबल होती है वो ग्लास की होती है। जितनी भी चीज़ें जो आपकी ग्लास से बनी हुई हैं, वो इस क्लीनर की मदद से आप आराम से झटपट साफ़ कर सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने इसमें पानी लेना है, पानी में आपने डालना है 1 चम्मच सिरका। आधी बॉटल पानी में आपने 1 चम्मच सिरका डालना है, उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करना है, और साथ में 3 से 4 कतरे किसी भी एसेंशियल ऑयल के ऐड कर देने हैं। अगर एसेंशियल ऑयल नहीं भी है ना तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ हमने खुशबू के लिए डालना होता है। बाकी आप रोज़ वाटर 2 चम्मच, 1 चम्मच सिरका पानी में डालें, और इस तरह से स्प्रे बॉटल ले लें। अच्छा, मैंने ना स्प्रे बॉटल्स भी अलग अलग रखी हुई हैं, जैसे आयरन करने वाली टेबल पर मैंने एक स्प्रे बॉटल अलग रखी हुई है, और जो मेरी सफाई के लिए स्प्रे बॉटल यूज़ होती है वो अलग होती है। ये जो आप बॉटल देख रहे हैं ये मेरी सफाई के लिए यूज़ होती है। तो बस इसको सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से हिला लें। उसके बाद जनाब आप इस क्लीनर की मदद से ना ज़रा अपनी ग्लास टेबल को साफ़ करके देखें। यकीन करें, आप मुझे दुआएं देंगे, इतनी ज़बरदस्त आपकी टेबल साफ़ होगी। डाइनिंग टेबल पर वैसे भी कभी सालन गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है, तो चिकनाई भी इस क्लीनर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। प्लस जितने भी छोटे छोटे धब्बे, जैसे चाय गिर गई तो वो धब्बे जम गए, पानी के धब्बे जम गए, वो भी आराम से साफ़ हो जाते हैं। बस करना आपने ये है कि प्लीज़ कोई माइक्रो फाइबर क्लॉथ ले लीजिएगा, क्योंकि माइक्रो फाइबर क्लॉथ और ये क्लीनर मिल के ऐसा ज़बरदस्त मैजिकल काम करते हैं ना, फटाफट से। यार मैं समटाइम्स मैं हैरान रह जाती हूँ कि टेबल इतना गंदा था और एक झटके में सारा कुछ साफ़ हो जाता है। यकीन करें, मैक्सिमम भी अगर मैं बोलूँ ना तो 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, अगर आपके पास माइक्रो फाइबर क्लॉथ है और ये क्लीनर आपने बनाया हुआ है। और जैसे ही आप टेबल साफ़ करते हैं, इतनी महकी सी खुशबू आती है। अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपकी काम वालियाँ जब मेज़ें साफ़ करती हैं तो मेज़ों में से अजीब सी एक स्मेल आ रही होती है, ठीक है। तो वो वाला मसला भी अगर आप ये क्लीनर बना लेंगे ना, आपको नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और क्लीनर बनाना सिखाती हूँ। ये भी बस उसी तरह से आपने बनाना है, सिर्फ एक चीज़ और ऐड करनी है, और वो है ऑलिव ऑयल। मतलब आधी बॉटल आपने पानी की ली, उसमें 1 चम्मच आपने सिरका डाला, और साथ में आपने
आधा चम्मच, यानी कि जो हमारा टीस्पून होता है ना, वो भी आपने हाफ़ लेना है, सही है। वो आपने ऑलिव ऑयल का इसमें ऐड कर दिया और बस इसको अच्छी तरह से शेक कर लिया। अब ये वाला जो क्लीनर है ना, ये आपने अपने वुडन फर्नीचर पर इस्तेमाल करना है। देखें, वुडन सरफेसेस पे ना वैसे पानी डाला नहीं करते क्योंकि उससे आपकी लकड़ी ख़राब होती है, लेकिन सम टाइम्स ऐसे होता है कि हमारे वुडन फर्नीचर पर भी इस तरह के दाग लग जाते हैं जो सूखे कपड़े से साफ़ नहीं होते। अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, मैंने अपनी हेल्पर्स को ट्रेन किया हुआ है कि वुडन किसी भी चीज़ पर पानी वाला कपड़ा या पानी नहीं मारना, क्योंकि उससे लकड़ी ख़राब होती है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जैसे मेरा टीवी लाउंज का जो सेंटर टेबल है या जो साइड टेबल्स हैं, उन पर कुछ ना कुछ दाग इस तरह के लग जाते हैं जिससे जो ड्राई क्लॉथ से साफ़ नहीं होते। तो फिर ये क्लीनर मैंने बना कर रखा होता है। और वैसे भी मैंने हेल्पर्स को कहा हुआ है कि जब भी अगर तुमने ये स्प्रे करना हो तो बिल्कुल बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में स्प्रे करना है, उससे फिर लकड़ी ख़राब नहीं होती। बस जैसे आप ये स्प्रे करेंगे ना, तो साथ ही आपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगा देना है और एक झटके के अंदर आपका टेबल बिल्कुल साफ़, शफाफ, चमकदार हो जाएगा। इस मिक्सचर में पता है हम ऑलिव ऑयल क्यों ऐड करते हैं? वो हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारे फर्नीचर के अंदर एक शाइन आ जाए। अच्छा, वैसे भी ना अगर आपका फर्नीचर बहुत ही डल हो रहा हो तो कॉटन की मदद से ना ऑलिव ऑयल की कभी महीने में एक बार कोटिंग कर दिया करें, उससे फर्नीचर के अंदर बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। मगर रोज़ रोज़ नहीं करनी, महीने या 2 महीने में सिर्फ एक बार काफ़ी होती है। डस्टिंग करते हुए हम घर के दरवाज़ों को अक्सर ही इग्नोर कर देते हैं। यकीन करें, ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। जिस डस्टिंग वाले कपड़े से आप अपना फर्नीचर साफ़ कर रही हैं, साथ के साथ अगर 2 हाथ आप दरवाज़ों पर भी लगा लेना, तो इससे ये होगा कि आपके दरवाज़ों पर मिट्टी कभी भी स्टे नहीं करेगी। मैं हमेशा डेली जब भी मेरे घर की सफाई होती है, तो साथ के साथ मैं अपने घर के दरवाज़े लाजमी साफ़ करती हूँ। और इससे ये होता है कि दरवाज़ों पर मिट्टी कभी भी नहीं स्टे करती। अब क्योंकि स्टे नहीं करती तो इस वजह से मिट्टी चिपकती भी नहीं है। अगर आप अरसा अरसा तक दरवाज़े साफ़ नहीं करेंगे तो मिट्टी स्टे करती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो चिपकने लग जाती है और एक काली सी तह दरवाज़ों पर आ जाती है, जिसे बाद में साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बहुत ज़रूरी टिप आपको दूंगी कि जब भी आप अपना फ़र्नीचर रखें तो फ़र्नीचर और दीवार के दरमियान में थोड़ा सा गैप ज़रूर रखा करें, चाहे वो आपका सोफ़ा हो, चाहे वो आपका बेड हो, चाहे वो आपकी कोई कुर्सी हो। क्योंकि अगर आपका फ़र्नीचर दीवार के साथ बिल्कुल टच हुआ हुआ होगा तो आपकी दीवार ख़राब हो जाएगी, उस पर ब्लैक सी एक पट्टी, एक लाइन बन जाएगी, आपका पेंट ख़राब हो जाएगा। और अगर कभी आप सोफ़े की जगह तब्दील करना चाहेंगे तो आप कर नहीं सकेंगे, क्योंकि दीवार पर फिर वो निशान नज़र आएंगे जिन्हें हमें हाइड करना पड़ेगा कुछ ना कुछ वहाँ पर रख कर, या फिर हमें पेंट रीन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आप घर अच्छी तरह से साफ़ कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आपके कमरों में, आपके घर में एक अजीब सी स्मेल रहती है, तो कभी भी इग्नोर ना करें अपने डस्टबिन्स को। अपने डस्टबिन्स को डेली बेसिस पर खाली ज़रूर करें। जैसे मेरे घर के हर कमरे में ना मैंने डस्टबिन रखा हुआ है, और जैसे जैसे जो कमरा साफ़ होता जाता है वैसे वैसे वहाँ की डस्टबिन भी हम लोग साफ़ कर देते हैं। और जितने भी हमारे रूम डस्टबिन्स हैं उनमें हम हमेशा ड्राई चीज़ें डिस्कार्ड करते हैं, जैसे कोई रैपर हो गया, जैसे कोई टिश्यू पेपर्स हो गए, जैसे वैसे ही कोई पेपर्स हो गए, फ्रूट के छिलके या ऐसी कोई चीज़ें वो हम रूम डस्टबिन में नहीं डालते क्योंकि उससे स्मेल हो जाती है। वो हमेशा हम किचन के डस्टबिन में डिस्कार्ड करते हैं। अब मैं आती हूँ अपने उस पॉइंट की तरफ जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, यानी अपने फर्नीचर को ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा ऊपर बनवाएं, जैसे अभी आप देख रहे हैं। यानी इतना ऊपर ज़रूर होना चाहिए जिसमें झाड़ू आराम से जा सके। यकीन करें, मैंने जब अपने इस घर के लिए फ़र्नीचर बनवाया था, इस घर का सारा फ़र्नीचर मैंने ऑर्डर पर बनवाया था, और जब मैंने ऑर्डर दिया था तो इस चीज़ का मैंने ख़ास ख्याल रखा था कि चाहे वो सोफ़े हैं, चाहे वो बेड्स हैं, चाहे वो काउचेज़ हैं, कुछ भी है, वो उनके और ज़मीन के लेवल में मैंने इतनी स्पेस ज़रूर रखवाई थी जिसमें झाड़ू आराम से जा सके और सफाई आराम से हो सके, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं। बहरहाल जब भी आपने सफाई करनी है, चाहे आप रूम की कर रहे हैं, चाहे आप टीवी लाउंज की कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पर अपने सोफ़ाज़ के नीचे, अपने बेड्स के नीचे झाड़ू ज़रूर लगवाया करें। अगर आप ख़ुद सफाई करती हैं तो आप खुद लगा लिया करें। हार्डली 1 मिनट लगता है वहाँ झाड़ू लगाने से मिट्टी निकालने में। इस तरह ये होता है कि मिट्टी जो है वो
पड़ी नहीं रहती बेड्स के नीचे और सोफ़ों के नीचे। अभी आप देख रहे हैं ये मेरी बेटी के रूम में ये मैंने पूरा पैनल एक बनवाया था, और इस पैनल के नीचे भी आप देखें मैंने इसको ज़मीन तक नहीं लगवाया था, मैंने इसको ज़मीन से थोड़ा सा उठाकर फिक्स करवाया था, ये देखें। और वजह यही थी कि ताकि इसके नीचे आराम से झाड़ू लग सके। इसी तरह मेरे बेटे के रूम में भी पैनल लगा हुआ है। इसी तरह जहाँ जहाँ टीवी है वहाँ पर कंसोल्स लगे हुए हैं, और कंसोल्स भी मैंने उसी पैटर्न पर बनवा कर फिक्स करवाए थे कि नीचे उसके स्पेस हो ताकि डेली बेसिस पर वहाँ सफाई की जा सके। तो बस यही मेरा आज का वीडियो था। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।